हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में संघवाद क्या है और उसमें संघवाद में मुख्य मुख्य संज्ञात्मक लक्षण भारतीय संविधान में कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी अपील कि यदि आप इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यूट्यूब स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल घंटी का जो निशान है, इन दोनों को दबा लीजिए आप, ताकि मेरे वीडियो के अपडेट रोजाना आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद और संज्ञात्मक लक्षण क्या है। देखिए, विश्व में दो प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाएं चलती है हमारे पास, जिसमें एक संवैधानिक व्यवस्था को हम बोलते हैं संघीय संवैधानिक व्यवस्था और दूसरी जो होती है वो होती है हमारे पास एकात्मक संवैधानिक व्यवस्था, संघीय और एकात्मक। अब भारत इन दोनों व्यवस्थाओं में से संघीय व्यवस्था का हिस्सा है और इस संघीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाला जो देश है विश्व में वो है हमारे पास अमेरिका। अमेरिका के अंदर सबसे पहले संघीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अब एक्चुअल में ये संघीय व्यवस्था है क्या, संघवाद है क्या अपने आप में। देखिए, तीन आधारभूत लक्षण इस संघवाद के अंदर पाए जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं की पूर्ति जिस संवैधानिक व्यवस्था में होती है, जिस संविधान में होती है, वो संविधान अपने आप में क्या कहलाता है, संघीय संविधान कहलाता है। पहली बात जो है इसमें यह है कि द्विस्तरीय सरकार यहां पर पाई जाती है। द्विस्तरीय सरकार कौन सी होगी? केंद्र के अंदर तो केंद्रीय सरकार कार्य करती है और राज्यों के अंदर राज्यों की सरकार कार्य करती है। दो प्रकार की सरकारी व्यवस्था जो है, सरकार की व्यवस्था जिस संविधान में पाई जाती है वो संघीय सरकार या संघीय संविधान का दर्जा रखती है। पहली शर्त है इसकी क्या? द्विस्तरीय सरकार या द्विसदनीय व्यवस्थापिका भी हम बोल सकते हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका या द्विसदनीय संसद हम बोल सकते हैं। दो सदनों वाली संसद और दो स्तर वाली सरकार जिस क्षेत्र में या जिस संविधान में पाई जाती है वो संविधान क्या कहलाता है? संघीय संविधान कहलाता है, जिसमें केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है और प्रांतों या राज्यों में किसकी सरकार होती है? राज्यों की सरकार होती है। दूसरी बात, यहाँ का संविधान जो है वो लिखित संविधान होता है। अधिकतर लिखित संविधान होने का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य इन दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। कहने का मतलब किस विषय पर कानून कौन बनाएगा, किस विषय के अंतर्गत वो विषय जो है वो किस सरकार के अंडर में आएगा, किस सरकार के नियंत्रण में आएगा, ये सारी बातें जो है वो क्या होती है? लिखित रूप में स्पष्ट की हुई होती है। और लिखित रूप में स्पष्ट करने का एकमात्र मतलब यही होता है कि केंद्र और राज्यों इन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव या संघर्ष न हो। सब अपने अपना काम अपने तरीके से करते रहें। सब शक्तियों का उपयोग, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करती रहे, राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का उपयोग करती रहे। दोनों एक दूसरे के साथ टकराव न करके समन्वय रखते हुए, संतुलन रखते हुए कार्य करती रहे। ऐसी व्यवस्था जो है वो किससे संभव हो सकती है? लिखित संविधान से संभव हो सकती है। तो संघीय व्यवस्था का दूसरा आधारभूत लक्षण जो होता है वो कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किस रूप में होता है? लिखित रूप में होता है। तीसरी बात, इन दोनों के बीच अगर किसी प्रकार का कोई टकराव उत्पन्न भी होता है तो उस अवस्था में उसे निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसका स्वतंत्र होने से मतलब यह है जिसके ऊपर न केंद्र सरकार का प्रभाव पड़े और न राज्य सरकार का प्रभाव पड़े, किसी का भी प्रभाव नहीं हो, अपने निर्णय लेने के लिए वो क्या हो? स्वतंत्र हो। ऐसी हमें क्या स्थापित करनी पड़ेगी? न्यायपालिका स्थापित करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें जिस संविधान के अंदर पूरी होती है वो संविधान अपने आप में क्या कहलाता है? संघीय संविधान कहलाता है। तो जिस संविधान में संघीय लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों को हम कह देते हैं क्या? संघवाद के लक्षण या संघवाद के आधारभूत तत्व। तो भारतीय संविधान जो है, जब हम इसकी बात करेंगे, ये तो हमने बात की है कि सारे विश्व में संघीय संविधान के तीन मुख्य लक्षण कौन से हैं। अब ये संघीय संविधान भारत में अपनाया जरूर गया है, लेकिन भारतीय संविधान को अगर हम कहें तो वो पूरी तरीके से संघीय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान बाहर से, यानी उसका शरीर जो है वो तो संघीय है, वो तो संघ है। बाहर से दिखने में तो हमें संघीय लगेगा कि ये तीनों चीजें हैं एक्चुअल में, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा जो है अंदर की वो क्या है? एकल है, एकात्मक है।
एकात्मक है। कहने का मतलब एकात्मक होने का मतलब यह है कि सारी शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है, केंद्र में निहित होती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच का समन्वय वहां नहीं होता, पूरा का पूरा नियंत्रण जो होता है राज्यों के ऊपर वो किसका होता है, केंद्र का होता है। केंद्र जैसा कहे वैसा राज्यों को चलना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ संवैधानिक दृष्टि से तो भारतीय संविधान संघीय है, जरूर है, ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन वास्तविक या व्यवहारिक रूप में बहुत बार ऐसा भी होता है जब भारतीय संविधान कैसा बन जाता है, एकात्मक भी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघीय और एकात्मकीय दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का क्या है, एक तरीके से मिश्रण है, मिक्सअप है, मिश्रण है दोनों का। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो संघवाद और एकात्मवाद दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है। इसका कारण हम आगे भी देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे पहले कि भारतीय संविधान में संवैधानिक लक्षण, संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, और फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। चलिए, अब भारतीय संविधान के संबंध में हम पढ़ते हैं क्या, संघवाद। तो अमेरिका से ये संवैधानिक व्यवस्था शुरू हुई थी और इसके अलावा भारत ने भी इसको अपनाया है। आपसे पूछ ले कुछ और देशों के नाम बताइए जिनमें संघीय व्यवस्था चलती है। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वो संघीय संविधान है, कनाडा का संविधान है वो संघीय संविधान है, रूस का संविधान है वो संघीय संविधान है, स्विट्जरलैंड का संविधान है वो भी किसका उदाहरण है, संघीय संविधान का उदाहरण है। तो विश्व में बहुत सारे देशों के अंदर संघीय व्यवस्था चलती है, लेकिन भारत वाली संघीय व्यवस्था अपने आप में क्या है, अनोखी व्यवस्था है। यहाँ संघवाद नाम जरूर है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जब एकलवाद चल जाता है, एकात्मक लक्षण हावी हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, तो वहां संघीय लक्षण पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसा संविधान है किसका, भारत का, भारतीय संघ का। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत के अंदर संघवाद की। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस इसको समझ लीजिए आप एक बार के लिए और दोबारा से। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत में संघवाद किस प्रकार का है और क्यों है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब स्पेशल हम पढ़ेंगे भारतीय संघवाद। ये भारतीय संघवाद देखिए आप, अनुच्छेद फर्स्ट जो है जहां से भारतीय संघ की शुरुआत होती है भारतीय संविधान की, उसमें एक शब्द कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। सीधा संघ शब्द नहीं है, राज्यों का संघ होगा। और ये संघ के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो है यूनियन, जबकि विश्व में जितने भी अन्य संविधान हैं उनमें संघ के लिए एक शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है फेडरल, फेडरल। और ये फेडरल शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है संधि या समझौता, संधि या समझौता। देखो आप, कोई भी संघ जो है वो दो तरीके से बन सकता है, संघ का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। कौन सा, एक तो ये है कि पहले से हमारे पास स्वतंत्र इकाइयां होती है, स्वतंत्र इकाइयां होती है। अभी देखिए आप, पहले से स्वतंत्र है वो, और वो सारी स्वतंत्र इकाइयां क्या कर लेती है, आपस में समझौता कर लेती है, समझौता करके वो सारी क्या बना लेती है, एक संघ बना लेती है। एक संभावना तो ये होती है संघ बनने की, कौन सी, कि विभिन्न प्रकार की पहले से स्वतंत्र या संप्रभु इकाइयां, इकाइयों का मतलब आप राज्यों से समझ सकते हो यहाँ पर सीधा सीधा, विभिन्न प्रकार के पहले से स्वतंत्र राज्य हैं जिनके ऊपर किसी का दूसरे का नियंत्रण नहीं है, वो सारे राज्य क्या कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं और समझौता करके एक संघ बना लेते हैं। तो वो भी एक संघीय व्यवस्था होती है, संघीय राज्य होता है वो भी एक, या संघीय राष्ट्र होता है वो भी। अमेरिका में ऐसा ही होता है, अमेरिका में ऐसा ही हुआ था। अमेरिका में क्या हुआ, पहले से अमेरिका के 40-50 राज्य थे वो स्वतंत्र थे पहले, ठीक है, उनके ऊपर किसी दूसरी चीज का नियंत्रण नहीं था। उन सब ने आपस में एक समझौता किया, समझौता करके और उन्होंने क्या बना लिया, अमेरिकी संघ बना लिया। दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई है हमारे पास, जैसे भारत है, भारत पूरा एक देश है, राजनीतिक रूप से पूरा एक राष्ट्र या राज्य है, और इसकी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां हैं इसकी। ये इकाइयां कहलाती है राज्य, जैसे भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य, ठीक है, ये इसकी इकाइयां होगी। अब ये 28 राज्य क्या करेंगे, भारत जो है यानी कि जो राजनीतिक इकाई है इसने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए क्या किया, बड़ी इकाई को क्या कर दिया, छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया, विभाजित कर दिया। तो ये कोई समझौते से आई हुई इकाइयां नहीं है। भारत जो संघ बना है वो समझौते से नहीं बना है, वो अपनी इच्छा और एकीकरण से बना है। किससे बना है, एकीकरण से। यानी कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के समय जो प्रांत हुआ करते थे और जो देशी रियासतें हुआ करती थी, तो प्रांत और देशी रियासतों इन दोनों ने आपस में मिलकर इनका एकीकरण करके, और एकीकरण किसने किया है,
भारत के केंद्र ने किया है, भारत सरकार ने किया है, और एकीकरण करके और क्या कर दिया है, पूरे एक संघ का निर्माण कर दिया है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? फिर पहली बात तो हमने ये देख ली कि भारत का जो संघ है वो समझौते का परिणाम नहीं है, समझौता करके नहीं बना जैसे अमेरिका में संघ बना था कि राज्यों ने आपस में समझौता या संधि करके संघ बना लिया, ऐसा भारत में नहीं हुआ। भारत संघ का निर्माण किससे हुआ है? भारत के ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के किससे हुआ है? एकीकरण से हुआ है। पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर ये है कि यहां पर क्या है, राज्य जो है वो अपनी मर्जी चला सकते हैं, उनके ऊपर केंद्र का नियंत्रण ज्यादा नहीं है, राज्य अपने आप में स्वतंत्र है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, राज्य अपनी मर्जी से, राज्य अपनी इच्छा से ही अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि राजस्थान अपने आप भारत से अलग होकर और अपना अलग कानून चलाने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो राज्य जो है वो अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकते। इसलिए भारतीय संघ के बारे में एक बात कही जाती है कि भारतीय संघ जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लाइन काट समझो आप, अविनाशी संघ है। राज्य तो क्या हो सकते हैं? विनाशी। विनाशी का मतलब है राज्य को तो समाप्त किया जा सकता है, केंद्र क्या करेगा, संघ क्या करेगा, राज्यों को समाप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में 14 ही राज्य थे हमारे यहाँ, और आज राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 होगी। तो पहले वाले राज्य में से तोड़ के तो नए राज्य बनाए गए हैं, ठीक है। तो राज्य जैसे जम्मू कश्मीर अब से पहले एक राज्य था, केंद्र सरकार ने उसको क्या कर दिया, राज्य नहीं रहने दिया। तो कहने का मतलब ये है राज्य जो है उनका अस्तित्व है ही है, ये कोई जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है इस चीज की कि राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। राज्य को केंद्र के द्वारा क्या किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन संघ कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। संघ अपने आप में क्या रहेगा, अविनाशी रहेगा, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं रहेगा। तो ये अंतर है अमेरिका के संघवाद में और भारतीय संघवाद में। आपसे पूछा जाए कि विश्व में जो संघीय व्यवस्था चलती है वो संघीय व्यवस्था से भारतीय संघीय व्यवस्था किस प्रकार अलग है, तो हम पहली बात तो यही कहेंगे कि अनुच्छेद 1 के अनुसार, पहला जो अनुच्छेद है उसमें यही बात कही गई है कि भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। संघ के लिए यूनियन शब्द काम में नहीं लिया, फेडरल शब्द काम में नहीं लिया गया है। क्या, कौन सा शब्द काम में लिया गया है? यूनियन। और यूनियन का मतलब यह है कि भारतीय संघ का निर्माण किसी समझौते के अंतर्गत नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के क्या हुआ है, एकीकरण से हुआ है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि राज्य अपनी मर्जी से संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखते हैं। कहने का मतलब भारतीय संघ विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ। तो यह भारतीय संघवाद की एक मुख्य विशेष बात है, ठीक। अब यहां से भारतीय संघवाद जो चला है उसमें मुख्य रूप से संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, उनकी हमें अब एक एक करके बात करनी है। भारत में संघवाद को स्पष्ट कीजिए तो अपने ये बातें पहले बताएंगे कि भारतीय संघवाद क्या है और किस प्रकार का है, ठीक। चलिए अब भारत में संघात्मक लक्षण कौन कौन से उनकी बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए आप इसका। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मुख्य संघात्मक लक्षण। जैसा कहा जाता है कि भारत का संविधान क्या है, संघीय संविधान है। तो संघीय संविधान कैसे है भारत का संविधान, इसकी हम पहले बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, अलग अलग लक्षण लिख देता हूं मैं, फिर इनकी चर्चा कर लेंगे अपने। सर्वोच्च संविधान है भारत का, ठीक है। दूसरी बात हम लिखेंगे लिखित संविधान है भारत का, लिखित संविधान है, ठीक। तीसरी बात हम देखेंगे कि कठोर और लचीला दोनों प्रकृति का है भारतीय संविधान। चौथी बात हम देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन हुआ है। पांचवी बात हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये बात है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे छठे नंबर पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, द्विस्तरीय व्यवस्थापिका है, ठीक है। इसके बाद में सातवें नंबर पर हम देखेंगे कि द्विस्तरीय सरकार है यहाँ पर, द्विस्तरीय सरकार है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद में हम देखेंगे राज्यपाल का पद, ये भी अपने आप में संघीय व्यवस्था का एक हिस्सा है। चलिए 9 विशेषताएं मैंने लिख दी है 1 बाय 1 करके। अब हम इनके ऊपर थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप सीधा अर्थ इन सब का लास्ट सार ये निकलेगा कि वो लक्षण या वो व्यवस्थाएं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच में सहयोग बना रहे, समन्वय बना रहे, टकराव न हो, वो सारे लक्षण क्या कहलाएंगे, संघात्मक लक्षण कहलाएंगे।
यानी कि केंद्र और राज्य दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये हुआ दोनों का समान महत्व है। ऐसा नहीं है कि केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और राज्यों के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है, ऐसा न हो। दोनों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे, टकराव न हो। वो सारे के सारे लक्षण कौन से लक्षण होते हैं? संघात्मक लक्षण होते हैं। देखिए आप कौन कौन से। सर्वोच्च संविधान, भारत में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो चीज है वो है कौन? भारत का संविधान। तो संविधान ही क्या है? मुख्य रूप से शक्ति का स्रोत है। शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान है। और संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। तो केंद्र हो चाहे राज्य हो, इन दोनों को जितनी भी शक्तियां प्रदान की जा रही है वो शक्तियां कौन प्रदान कर रहे हैं? संविधान प्रदान कर रहे हैं। और वो संविधान दोनों के लिए एक है। दोनों के लिए क्या है? एक है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए संविधान अलग है और केंद्र के लिए संविधान अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए एक है संविधान और दोनों को जो भी शक्तियां दी जा रही है वो सारी शक्तियां एक ही चीज से मिल रही है, एक ही संविधान से मिल रही है। यानी कि संविधान जो है उन दोनों की शक्तियों का क्या है? स्रोत है। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में आपसी क्या बना रहेगा? सहयोग बना रहेगा। कोई ऐसा नहीं समझेगा कि मुझे शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी बात, लिखित संविधान है। देखो संघीय संविधान जितने भी होते हैं वो सारे लिखित प्रकृति के ही होते हैं, मैंने बताया आपको। और लिखा क्या जाएगा? लिखा जाएगा कि दोनों के बीच आपसी संबंध किस प्रकार के रहेगी। ये बात लिखित रूप में होगी तो लिखित रूप में होने से टकराव नहीं होगा दोनों के बीच में। दोनों सहयोग से अपना अपना काम करते रहेंगे। केंद्र को पता है कि मेरी शक्तियां ये है तो केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। राज्यों को पता है मेरी शक्तियां ये है। और ये संबंध सारे के सारे किस रूप में है? लिखित रूप में है। और लिखित रूप में होने का मतलब यह है कि दोनों के बीच में कोई टकराव उत्पन्न नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से मिलकर कार्य करेंगे, समन्वय से कार्य करेंगे। तीसरी बात, कठोर और लचीला दोनों मिश्रित रूप में। संघीय संविधान जितने भी होते हैं वो सारे कठोर प्रकृति के होते हैं। कठोर होने का मतलब यह है कि उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं कर सकते उनमें। जो एक बार लिखा गया वो बस लिखा गया, उसमें ज्यादा सा चेंज नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय संविधान ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान को क्या बनाया गया? कठोर के साथ लचीला भी, संघीय लक्षण के साथ लचीला भी है। कैसे लचीला? संविधान संशोधन की गुंजाइश रखी गई है। संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान लिखित होते हुए भी इसमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। और ऐसे परिवर्तन जो है वो क्या बनाते हैं? भारतीय संविधान को लचीला बनाते हैं। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीला इन दोनों का क्या है? मिश्रित रूप है। जैसे संघवाद और एकात्मवाद का मिश्रित रूप है, वैसे ही कठोर और लचीलेपन का भी क्या है? मिश्रित रूप है। चलिए, शक्तियों का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लिखित संबंध हम बात कर रहे हैं कि लिखित संविधान है, इसमें हमने देख लिया कि दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखो अनुसूची 7 जो, कौन सी अनुसूची? संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से अनुसूची 7 जो है और संविधान का अनुच्छेद 246 जो है, अनुच्छेद नंबर 246 और अनुसूची 7, इसके अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली सूची जो है उसको बोलते हैं संघ सूची के नाम से, संघ सूची। दूसरी जो सूची होती है उसको बोलते हैं राज्य सूची। और तीसरी जो सूची होती है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल मिलाकर हम देखें तो मूल संविधान में 97 लक्षण शामिल किए गए थे। 97 शक्तियां जो है वो किसको दी गई थी? संघ या केंद्र को दी गई थी। तो महत्वपूर्ण जितनी भी शक्तियां थी, जैसे रक्षा की, विदेश की, संचार की, धन की, बैंक की, ये सारी शक्तियां मुख्य किसको दे दी गई थी? संघ या केंद्र को दे दी गई थी। और उनकी संख्या कितनी थी? 97। वर्तमान में हम बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 99 है। 2 और जो है वो दूसरी जगह से ऐड की गई है, एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। चलिए राज्य सूची की बात कर लेते हैं। राज्य सूची में कुल मिलाकर हमारे पास 61 विषय, ठीक है, कुल मिलाकर 61 विषय जो है वो हमारे पास किसके हैं? वर्तमान में मैं बता रहा हूं। पहले मूल संविधान के अंदर इनकी संख्या कितनी थी? 66 थी। और वर्तमान में ये संख्या घट गई है। वर्तमान में ये संख्या कितनी है? 61 है। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर मूल रूप संविधान के अंदर तो हम बात करें तो 47 लक्षण हुआ करते थे, 47 शक्तियां समवर्ती सूची की है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 52 है। तो कुल मिला के इस तरीके से शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। अब मतलब क्या है संघ सूची का? संघ सूची से अभिप्राय यह है कि इन पर कानून या विधि बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्र को होता है। केवल किसको होता है? केंद्र को होता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होगा? केंद्र का। राज्य इस पर कानून नहीं बना सकते। दूसरी होती है राज्य सूची।
राज्य सूची वालों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्यों का होगा। कहने का मतलब देखो दोनों अलग अलग काम हो गए दोनों के। संघ अपना 99 विषयों पर अलग काम करेगा, राज्य अपने 61 विषयों पर अलग काम करेगा। और तीसरी बात समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ यानी कि केंद्र दोनों को प्राप्त होता है, वो विषय क्या कहलाते हैं? समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। तो भारत के संविधान में लिखित रूप से क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन होने की वजह से दोनों अपने अपने काम करते हैं, सहयोग और समन्वय से काम करते रहते हैं, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका के दो कार्य हैं मुख्य रूप से। देखो एक तो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच में आने वाले टकराव को रोकना। टकराव कब आएगा? जब दोनों के विषय एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, या ऐसा होगा कि संघ जो है वो राज्य वाली पर कानून बना देगा तो राज्य जो है वो टकराव उत्पन्न करेंगे। तो इस टकराव को रोकना पहली बात। कहने का मतलब सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को बनाए रखना। और दूसरी बात यह है कि इनके द्वारा जो भी विधि या कानून बनाया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाएगा, केंद्र अपनी सूची पर बनाएंगे, राज्य अपनी सूची पर बनाएंगे, उस केंद्र या राज्य की सूची द्वारा बनाए गए कानून की वैधानिकता की जांच करेंगे न्यायालय। अगर कहीं ये लगता है कि बनाया गया कानून संविधान की भावना के अनुरूप नहीं, संविधान की भावना कुछ और थी कि आर्थिक न्याय स्थापित करना है, और ये कानून जो बन रहा है इससे आर्थिक न्याय बिगड़ेगा, तो न्यायालय क्या कर सकता है? अपने आप में स्वतंत्र है और उस विधि की जांच करके उसको क्या कर देगा? नेग्लेक्ट कर देगा, निरस्त कर देगा, रद्द कर देगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। भारत में भी ऐसा ही है। संघीय न्यायपालिका के संघीय जो हमारे पास लक्षण है उनके अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ पाई जाती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के दो कार्य होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मतलब आप समझ सकते हो संसद से है। व्यवस्थापिका में हमारे पास यहाँ दो सदन है। निम्न सदन जो होता है, निम्न सदन उसको हम बोलते हैं लोकसभा, और जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन उसको हम बोल देते हैं क्या? राज्यसभा। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका चलती है संघवाद के अंदर। एक लोकसभा होती है जिसको निम्न सदन बोला जाता है, दूसरा उच्च सदन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? राज्यसभा। लोकसभा जो होती है निम्न सदन, इसको जनता का सदन भी बोला जाता है। जनता का सदन क्या बोलेंगे इसको? जनता का सदन। और जो राज्यसभा होती है इसको बोलते हैं राज्यों का सदन। राज्यों का सदन। तो जनता का सदन लोकसभा को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं या इसमें जो निर्वाचित होकर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सांसद, एमपी, वो सांसद कौन चुनती है? जनता चुनती है। इसलिए इसको जनता का सदन बोला जाता है लोकसभा को। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये एक तरीके से किसका? राज्यों का सदन होता है। लेकिन यहां भी एक मूलभूत अंतर यह है कि अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में एक मूलभूत अंतर है। अमेरिका के संविधान में जो राज्यसभा जो होती है वहां की, उस राज्यसभा के अंदर जो सीटें होती है वो राज्यों को बराबर अनुपात में दी जाती है। हर राज्य के बराबर कैंडिडेट आते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। कहने का मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां से सदस्य भी ज्यादा चुनकर आते हैं, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होती है वहां से सदस्य भी क्या होते हैं? कम चुनकर आते हैं। तो भारत में राज्यसभा या जो उच्च सदन होता है उसके अंदर सीटों का बंटवारा जो है वो राज्यों के अंदर किस आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार, अब अभी हमने देखा केंद्र के अंदर सरकार अलग है, राज्यों के अंदर सरकार अपनी अलग है। दोनों का अलग अलग शक्तियां हैं, दोनों के पास अलग अलग कानून बनाने की शक्तियां हैं, दोनों की विधायिका अलग अलग है। वहां संसद बोल रहे हैं, यहाँ किसको बोल रहे हैं? विधानसभा बोल रहे हैं, विधान परिषद बोल रहे हैं राज्यों में। तो अलग अलग प्रकार की सरकार हो गई है दोनों की। दोनों की शक्तियां अलग अलग है, दोनों की टैक्स लगाने की क्षमता अलग अलग है, दोनों का प्रशासनिक ढांचा भी अलग अलग प्रकार का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो सरकारें एक साथ समन्वय रखते हुए अस्तित्व बनाकर क्या करती है? अपना अपना कार्य करती है। किसकी पूर्ति करती है? संघात्मक लक्ष्यों की। चलिए आगे लास्ट बात कर लेते हैं हम एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि संघीय संविधान जितने भी होते हैं वहां पर दो प्रकार की नागरिकता चलती है अधिकतर। अमेरिका में, जैसे अमेरिका में ऐसा ही है, वहां राज्यों का नागरिक अलग होता है और केंद्र का या संघ का नागरिक अलग होता है। जबकि हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। कारण ये कि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग बनाए रखें,
केंद्र राज्यों के बीच में टकराव ना हो, तो केवल एक ही नागरिकता रख दो और वो नागरिकता किसकी होगी, पूरे भारत की एक ही। ठीक, तो ये भारतीय संविधान में पाए जाने वाले मुख्य मुख्य कौन से लक्षण है, संघात्मक लक्षण। तो हमने पढ़ा संघवाद क्या है, संघवाद की विश्व में शुरुआत कब हुई, कौन कौन से विश्व में संघीय संविधान है, ये क्वेश्चन लिखते जाइए आप, लिख देना साथ के साथ ही। भारत में संघवाद की प्रकृति किस प्रकार की है, अनुच्छेद 1 के बारे में बताना है, पहले राज्यों के बारे में बताना है, फिर हम बात करेंगे कि भारत में संविधान के अंदर मुख्य मुख्य संघात्मक लक्षण कौन कौन से। संघात्मक लक्षण सारे वो हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों क्या करती है, अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम करती है, दोनों के बीच सहयोग और समन्वय बना रहता है, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे सारे लक्षण क्या कहलाते हैं, संघात्मक लक्षण कहलाते हैं। मुख्य मुख्य संघात्मक लक्षण जो थे उनकी एक एक करके अपने डिटेल में बात कर ली है। ठीक है, तो ये रहेगा आज का हमारा वीडियो का टॉपिक। आशा करूंगा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया है, तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, लाइक भी कीजिए, और अधिकतम अगर अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी YouTube स्क्रीन पर सब्सक्राइब आ रहा है, आप उसको दबा लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।